ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ नहीं करता उस पॉइंट तो। देखिए गुस्से में ये विचार आना कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, और दूसरा सोच समझ के ये डिसाइड करना कि अब मैं सब अपने लिए ख़त्म कर दूंगा, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि नशे में या गुस्से में, लड़ाई में किसी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी या अपने फांसी ले ली, ये एक बहुत इम्पल्सिव अटेम्प्ट होता है। ठीक है। दूसरा होता है कि किसी को पता है कि वो किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या कोई इस प्रकार की बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, आगे पीछे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो सोच समझ के वो प्लान करें और कुछ ऐसा करें जिससे डेथ हो जाए। तो ये एक प्लान्ड है, इसमें हाई इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस बिल्कुल पक्के हैं कि मैंने जाना ही जाना है। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। अब देखिए, जो आपने बताया कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या चीज़ें हमें बचाती हैं? जब एक अच्छा सोशल सपोर्ट हो, फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, आप अपने इमोशंस को बोल के बता सकें, लाइफ में इन जनरल स्टेबिलिटी हो, काम के तरफ से, कमाई के स्रोत की तरफ से, पत्नी या गर्लफ्रेंड की तरफ से, एंड इन जनरल चीज़ें ठीक चल रही हों, तो ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं कि शादीशुदा इंसान है या एंगेज्ड है, मैरिड है, व्हाटएवर। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जॉब है, परिवार है, फ्रेंड सर्कल है, उनको बात करना, लोगों से मिलना, मिलनसार जो इसको कहते हैं ना, कि वैसे इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो लोग डिवोर्सी हैं या स्पाउस का डेथ हो चुका है फॉर वट एवर रीज़न, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, नशा लेते हैं, इम्पल्सिव हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खुद को नुकसान पहुँचाएं। जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, घर में अच्छा कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैरिड है, लाइफ है, सब कुछ है, बट मेंटल पीस नहीं है फॉर सम रीज़न। ऐसे सिचुएशन में भी कई बार लोग सुसाइड कमिट करने को कोशिश करते हैं। सो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स और डिस्पेंसिंग फैक्टर्स हो गए। वैसे मैम एक मर्डरर ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨੇਹਾ ਦਾ ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਊਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦਾ माइंडसेट इस केस के थ्रू समझना चाहते हैं। पहले हम डाउरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, एक माइंडसेट होता है कि क्योंकि लड़का हमारा है, हमारा हक बनता है लेने का डाउरी। ये माइंडसेट जहाँ आ जाता है, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। काफ़ी घरों में बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है, आज भी किया जाता है। ठीक है। बेटे को जिस हिसाब से पढ़ाया लिखाया जा रहा है, बेटी को उस हिसाब से नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो वैसे भी हमें डाउरी देनी है। अब अगर ये जो केस है, इसमें डाउरी का एंगल इन्वॉल्व्ड है, बट देखिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किसने क्या किया। दिस इज़ मोर ऑफ अ मीडिया ट्रायल, यू नो। जब तक कि केस में क्लैरिटी नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। बट इन जनरल डाउरी का ऐसा है कि जब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम लड़की वालों से ऊंचे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हमारा है, या क्यों? क्योंकि बहू हमारे पास रहेगी, तो अब उसका उम्र भर ख्याल हमने रखना है, खर्चा हमने देना है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं, तब डाउरी की डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। ज़रूरी ये भी है कि जो पार्टनर है, मतलब बी इट लव मैरिज और बी इट अरेंज्ड मैरिज, जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है, डाउरी के रेट्स कम हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स में येस, दैट इज़ ट्रू, बट बहुत ज़रूरी है कि जो यंगर जनरेशन है, जो अब शादी के एज ग्रुप में है, वो इस बारे में जानकारी रखें और
एक स्टैंड लें, अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी लेना पड़ता है तो भी कि मैं खुद कमा सकता हूँ, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पत्नी मेरे घर आ रही है और मैं उसका खर्चा उठा रहा हूँ तो वो भी तो हमारे कामकाज में हाथ बटा रही है। सी, अब वो अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो काम करेगी, जो भी करेगी तो शी विल बी गेटिंग अ सैलरी, या जो भी वो कमाएंगी परिवार उसमें से भी यूज करेगा ही उस रिसोर्स को। जो फिजिकल काम वो घर पे करेंगी, जैसे कि खाना पकाना हुआ, होम मेकर भी अगर हैं तो खाना पकाना हुआ, सफाई हुआ, 10 चीजें घर में होती हैं। अगर हम सब जानते हैं अगर हम पेड हेल्प्स रखते हैं तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता है। सही कहा। टेक्निकली देखा जाए तो एक होम मेकर आज ज़्यादा काम करती है एक प्रोफेशनल लेडी से। ट्रू। क्योंकि ये बस क्योंकि उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि गिनने का, इसीलिए उसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। बट आई रियली फील एंड आई अप्रिशिएट द होम मेकर्स कि जितना काम वो कर लेती हैं जितनी जिम्मेदारी से, मुझे नहीं लगता कि घर का कोई भी और मेंबर ਕਰਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਊਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, डाउरी अगर सामने से मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि जो जिससे ऐसा लगता है कि उनका मांगना सही है, वो ज़रूरी नहीं ना सिर्फ आज ही मांगे, आगे चल के दोबारा बोल सकते हैं। लड़की की फैमिली को ध्यान ये देना चाहिए कि आप जिनसे उनकी शादी कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि अगर वो लड़का अपने आप में सक्षम है, खुद कामकाज करके अपने लिए चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे रुक जाएगी। बट अगर इस प्रकार से हैं कि भाई हम तो पिताजी के काम में काम करते हैं, खुद का कोई से नहीं है, खुद से कोई स्किल्स भी नहीं है काम करने के, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, या तो पिताजी से मांगे या पत्नी के परिवार से मांगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम बेटी की शादी किससे कर रहे हैं, क्या वो इंसान सक्षम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਾइंडसेट ਹੁੰਦਾ? देखिए, पहले अगर हम जब रेपिस्ट की बात करें तो रेपिस्ट भी एक तरीके का क्रिमिनल ही है ना। क्रिमिनल। तो क्रिमिनल्स का जो माइंडसेट होता है ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि इन्हें सिर्फ अपनी भलाई समझ में आती है। ठीक है, अब हम जब कहते हैं कि ये तो बात सही नहीं है, ये हमें लगता है, ये उन्हें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो भी नुकसान उन्होंने सामने वाले को पहुंचाया है, उन्हें लगता है कि वो नुकसान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब मैंने जाके उसको मारा, उसके दोनों हाथ टूट गए, तो क्या हुआ? बिजनेस डील थी, सामने वाले ने मुझे 50,000 दिए थे उसके लिए। तो इस तरीके से वो उसकी कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनके लिए सिर्फ एक वो डील है। अच्छा, जिसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया उनका ऐसा मानना रहता है कि पहली चीज़ नुकसान बड़ा नहीं था, दूसरा चीज़ कि मेरा कोई पर्सनल लेन देन नहीं है उससे।